1983 में लिमिट के 2 क्वेश्चन आए थे और हम लोगों ने इसका जो पहला क्वेश्चन था वो अपने इस सीरीज में, जिसमें हम लोग 1979 से लेकर और 2020 तक जितने क्वेश्चन लिमिट को लेकर के आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 83 का पहला क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर दिया था। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये है। ऑब्वियस है, आज अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे सॉल्व करके देना है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड आते हैं, बल्कि आप कहिए कि मेथड तो अगर आप कहें तो रैशनलाइज करके, बाइनोमियल थ्योरम, बहुत सारे आते हैं, लेकिन कोई 2 मेथड पर हम बात कर रहे हैं जिसमें कौन सा अप्रोच करना है वो बाद में बताते हैं। जैसे पहला मेथड, हम लोग जो क्वेश्चन दिया है इसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो हो गया √25 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब यहां पर 1 डालेंगे और ये वैल्यू डालेंगे तो इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया √24, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 अपॉन x माइनस 1 व्हेन द लिमिट x टेंडिंग टू 1। यहां से हमारे पास जो ऑप्शन खुलता है, हम इसको बाइनोमियल कॉन्सेप्ट पे पावर हाफ कर दें, बाइनोमियल से खोल दें, और या फिर हम इसको रैशनलाइज कर दें, या फिर हम एल हॉस्पिटल थ्योरम लगा दें। लेकिन एल हॉस्पिटल क्यों लगेगी? अगर क्वेश्चन इनडिटरमिनेट बनेगा तो एल हॉस्पिटल लगेगी, और आप जानते हैं कि अगर हम 1 को डायरेक्टली प्लॉट करते हैं तो एल हॉस्पिटल लगेगी, लेकिन एल हॉस्पिटल को हम सेकेंड फेज में करेंगे, पहला फेज। अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में इस तरह के रेडिकल साइन दिखते हैं इसका माने रैशनलाइज करना भी उसका एक ऑर्डर है, और जो क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको पलट करके लिख दें तो अब ये क्वेश्चन कुछ मेरे पास ऐसे पढ़ने में आ रहा, √24 माइनस √25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका कंजुगेट, यानी हम इसको क्वेश्चन में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हम इसको करते हैं इसलिए ताकि क्वेश्चन रैशनलाइज हो जाए। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, इसका मतलब सिंपल ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और b स्क्वायर के लिए ये बन जाता है 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, और साथ में हमारे पास जो बचता है वो लिखा है √24 प्लस दैट एंड दैट। अगर हम ये ब्रैकेट खोल दें तो हमें मालूम है कि अब ये प्लस का हो जाएगा और माइनस का 1 बचेगा, तो यानी अब क्वेश्चन इस जगह हमारे लिए बदल करके अगली स्टेप में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अभी भी हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 1, इसका माने ये फैक्टर है x माइनस 1 और x प्लस 1, जबकि x टेंडिंग टू 1। हम इसको इसलिए काट सकते हैं क्योंकि x टेंडिंग टू 1 है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, और इस स्थिति में जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगी उसमें मैं लिमिट यूज कर दूंगा। टेंडिंग वैल्यू 1 + 1 2 अपॉन √24 प्लस √24 2√24, इसका मतलब आंसर 1 अपॉन √24। अब इसको और ज्यादा सॉल्व किया हो तो कर लीजिए रूट को, अदरवाइज ऐसे भी इसको आप आंसर कर सकते हैं। ये था मेथड फर्स्ट। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन का ट्विस्ट करते हैं, और वो ट्विस्ट ये करते हैं कि इसको बजाय अंडर रूट के इसको 4th रूट में कर देते हैं। तब हमारे लिए ये क्वेश्चन रैशनलाइज करने वाले मेथड से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 का कॉन्सेप्ट आएगा। 5 कर दें यहां पर, अगर हम इसको 5th रूट में बदल दें तो अंडरस्टूड है, क्वेश्चन बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए यहां एक सजेशन है कि हम इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड जो कि एल हॉस्पिटल कहलाता है, हम उससे ट्राई करते हैं, जरा देखते हैं। क्वेश्चन अभी भी वही है, लेकिन अब मेथड इसका सेकंड हो गया। सेकंड मेथड में हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन gx अपॉन phi x हो, x टेंडिंग टू a हो, और उसके लिए गिवन मतलब जो वैल्यू आती है वो gx x टेंडिंग टू a भी 0 हो, और phi x x टेंडिंग टू a ये भी 0। इसका मतलब तो फॉर्मेट क्वेश्चन का मिलेगा वो मिलेगा 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 × इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। आप जानते हैं ये सारे इंडिटरमिनेट, 1 की पावर इनफिनिटी, सब इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल का जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग उसे में 0/0 में बनाना पड़ता है। अगर वो बना हुआ है दैट्स ऑल। जब यहां पर हम x की जगह 1 डालते हैं तो हम जानते हैं कि ऊपर और नीचे इसका जो फॉर्मेट आता है वो 0/0 आता है। और एल हॉस्पिटल थ्योरम में हमें पता है कि ऐसी स्थिति में हम जो क्वेश्चन है उसको तब तक डिफरेंशिएट करते, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक वो फाइनाइट वैल्यू में ना बदल जाए, या ये क्लियर हो जाए कि नहीं इसको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। यहां जब हम लोगों ने इसको देखा ये 0/0 का ऑर्डर आ गया, तो सिंपल सी बात है कि इस पर हमने इस पे जब डिफरेंशिएट किया तो ये g' हो गया। g1 एक कांस्टेंट नंबर है, ये खत्म हो गया, अपॉन में 1 आ गया। और अब अगर हम एक्सटेंडिंग टू 1 के हिसाब से इसको देखें तो मुझसे केवल आप ये कह रहे हो कि आप पहले इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, -1 अपॉन रूट का 2 रूट दैट एंड दैट। अब ये चूंकि x तो था नहीं तो चेन रूल कहता है इसको दोबारा करो, 25 का 0 और ये हो गया माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, और हमको जो वैल्यू चाहिए वो टेंडिंग टू 1 चाहिए। और टेंडिंग टू 1 का मतलब ये हो गया, अब जब हम यहां x की जगह 1 डालेंगे ये प्लस हो चुका है, ये 1 है और इसका आंसर आ गया 1/√24। ये मेरे लिए ज्यादा सरल पड़ता है क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसा मैंने पीछे के लेक्चर में आपसे बात की थी कि हम लोग इस वीडियोस को ऐसे बनाएंगे कि एक ओरिजिनल क्वेश्चन जो आया है वो डिस्कस करेंगे, फिर एक इसका बी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हम लोग अपनी तरफ से प्लान करते हैं। अब देखते हैं इसका बी क्वेश्चन। अब इसका ये वो बी क्वेश्चन है जो हम लोग ये सोच के चल सकते हैं कि आज अगर ये क्वेश्चन आए तो क्या चेंज कर सकता है। मैंने बताया था कि वो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो बहुत बड़ा कोई चेंज होगा तो वो केवल उसके रेडिकल ऑर्डर को बदल सकता है अगर ऐसा आया तो। क्योंकि अगर रेडिकल ऑर्डर बदल देगा तो फिर इस स्थिति में एल हॉस्पिटल एक वो मेथड होगा जो काफी छोटा होगा। बाकी कोई भी मेथड्स जो होंगे, अगर रैशनलाइज करने वाला मेथड कहीं आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन आपका 3 मिनट पार निकल जाएगा और हमें जल्दी से जल्दी करना है। अब इसका मतलब मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन देखा, x की जगह 2 डाला, g2 - g2 0, इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो 0/0 की है। कॉन्सेप्ट 0/0 की है, इसका मतलब मैं एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकता हूं। एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकता हूं इसका मतलब हुआ ऊपर इसको जो लिमिट है वो न्यूमरेटर को अलग मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये g' आ गया। g2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो गई, और अपॉन में जब इसको किया तो ये 1 आ गया। इसका मतलब g' जो है अब हमें चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अगर हमको gx दिया हुआ है और वो 16 - x³ टू द पावर 1/3 है तो इसका मतलब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो g' आ गया 1/3 16 - x³ की पावर, और 1/3 - 1 इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 2/3 16 0। लेकिन अब चेन रूल लगेगा क्योंकि ये तो था नहीं, इसका मतलब इसमें 16 का 0 हो गया और यहां आ गया माइनस का 3x², 3 से 3 कैंसल। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन जो आई वो आई -x² क्योंकि माइनस है इसका, अपॉन, और पूरे टर्म बन गया 16 - x³ की पावर 2/3। पर ये g' है और वो कह रहा है कि मुझे टेंडिंग टू 2 चाहिए, तो -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 16 - 2 का क्यूब 8 की पावर 2/3। इसका मतलब और एक नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, यहां पर 8 आ गया, 8 की पावर 2/3, तो इसका मतलब अगर 8 की पावर 2/3 है तो आप ऐसे लिख दीजिए, और 8 का स्क्वायर हो गया 64 जो कि 4 का क्यूब होता है। इसका मतलब जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बाहर 4 आ जाएगा
और अगर बाहर 4 आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -1। एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। मेरा ऑब्जेक्ट बी क्वेश्चन में हमेशा इससे होता है कि आप पर कॉन्सेप्ट पहुंच जाए। रैंडम खींचता हूं तो हो सकता है कि कैलकुलेशन को, मतलब ये वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन चेक कर लें। इस तरह का क्वेश्चन अगर अब आता है तो वो ये चेंज कर सकता है। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया 84 में लिमिट का क्वेश्चन नहीं आया था और फिर ये क्वेश्चन आया था 1985 में। क्वेश्चन एक सिंपल दिख रहा है लेकिन ये क्वेश्चन वास्तव में अच्छा है और 1985 में आया था। आप ध्यान दीजिए कि यानी उस समय अच्छे क्वेश्चंस की अब रेंज यहां से बदलनी शुरू हो गई थी। हम लोगों ने ये शुरू से पढ़ा है कि फंक्शन पीस वाइज है, यानी अगर अलग अलग डोमेन जो दिया गया है वो x के अलग अलग हिस्सों में टूट जाए, हर हिस्से के अकॉर्डिंगली एक नया टर्म या एक नया फंक्शन हो, तो ये पीस वाइज फंक्शन कहलाते हैं। किसी पीस वाइज फंक्शन में अब अगर बाय द वे एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि आप इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या होगा, अब हमें ये बताना है। अब अगर इस क्वेश्चन पे अगर आपने क्लास करी है, आपके टीचर्स ने निश्चित बताया होगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर मॉड लगा हो, यानी मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगा हो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लगा हो, तो इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही सॉल्व करना चाहिए। और कोई भी मेथड यहाँ पर वैसे भी पीस वाइज हो गया, इसका मतलब उसके अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग तो करना ही है। और उस पर भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन आ रहा है तो ये 100% श्योर हो गया कि इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए ही क्वेश्चन को करना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ये जान गए हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंगली करना है, तो इसका मतलब पहले मैंने कहा कि चलो यार LHL करते हैं। LHL क्या मतलब हुआ कि मैं x की जगह अब 0 पर चाहिए तो 0 के जस्ट पहले मैंने 0 माइनस h किया। इसका मतलब जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये टर्म मुझे ये देखना पड़ेगा कि 0 माइनस के लिए इन दोनों में से कौन सा सूट करेगा। यहां पर हम एक गलती कर बैठते हैं, उस गलती पर प्लीज नोटिस करिएगा। जो हमको इसका डोमेन दिया गया है x का, वो x नहीं दिया है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन के अकॉर्डिंगली देखें और मैं कहता हूं कि अगर ये 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमको थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। जैसे अगर हम जानते हैं कि यहां 1.4 लिखा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम उसका केवल लेफ्ट हैंड का पहला इंटीजर जो इंटीजर होता है वो लेते हैं। लेफ्ट हैंड पर नंबर लाइन में पहले 1 है, इसका मतलब ये आंसर हो गया। और यही बात अगर माइनस का 2.3 हो तो माइनस के 2 के जस्ट लेफ्ट हैंड पर जो आने वाला इंटीजर होगा वो -3 होगा। मेरा आंसर ये हो जाता है। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। इसका मतलब जब हम इसको ऐसे देखते हैं कि हम x की जगह, ध्यान दीजिएगा, हमने 0 माइनस h डाला x की जगह, क्योंकि हम किसकी जगह लिख रहे हैं, x की जगह, जहां h टेंडिंग टू 0 है। अब अगर h टेंडिंग टू 0 है तो आप ये बताइए कि ये जो वैल्यू आने वाली है ये क्या होगी, क्योंकि इंटीग्रल का साइन लगा है। इसका मतलब ये मान नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 0 से माइनस इस जगह पर है, और अगर इस जगह पर है तो जो इसका इंटीग्रल आएगा लेफ्ट हैंड का वो -1 होगा। और अगर -1 होगा तो जब हम इसको देखते हैं, क्योंकि हमने 0 माइनस h लिया है, इसका मतलब 0 वाली कंडीशन तो हम ले नहीं रहे, हम तो वो वाली कंडीशन LHL में ले रहे हैं जब ये 0 नहीं है। और अगर ऐसा था तो हम जो चीज लिख सकते थे वो थी साइन ऑफ -1 अपॉन -1। मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। इसका मतलब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, और ये आंसर आ गया साइन 1/1, या यू कैन से कि ये साइन 1 है। अब हम बात करते हैं RHL की।
RHL का मतलब हुआ कि हम x की जगह रखते हैं 0 प्लस h। अच्छा, अगर हम x की जगह अब 0 प्लस h रखते हैं तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसके जस्ट आगे। और तब अगर मैं कहता हूं h टेंडिंग टू 0, तो इसका मतलब यहां के बाद जो लेफ्ट हैंड पर इसका पहला इंटीजर है वो 0 है। और हमने ये पढ़ा है कि अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो, इस इंटीग्रल की वैल्यू, इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 0 हो, तो हमारा आंसर 0 होगा। इसका मतलब RHL जो है वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 है अकॉर्डिंग टू दिस। अब अगर ये 0 है तो हमने देखा कि LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारा आंसर आ जाता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन इजी भी था, टफ भी था। इजी इसलिए कि अगर हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो बेकार है क्वेश्चन, लेकिन अगर हमने यहां ओवरलुक कर दिया और इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन अननेसेसरी गलत हो जाता। अब आज अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका बी पार्ट कैसा होगा वो देखिए। उसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग शुरू से ही बात कर रहे हैं कि वैसे ही बी क्वेश्चन हम लोग प्लान करेंगे कि अगर बाई द वे अब बनाया जाए तो क्वेश्चन में क्या चेंज होगा। कहता है कि एक फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, tan ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 अपॉन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2। लेकिन वो कहता है ये तब है जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 नहीं है। रिमेंबर, फिर से ध्यान दो, क्वेश्चन ने x नहीं लिखा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लिखा है। इसी तरह से वो कहता है कि अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 है तो वो tan 1 है, और कहता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या होगी। बहुत अच्छे से जानते हैं यार हम कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को अगर हम 0 कहें तो यार ये मतलब हुआ कि जो x होगा वो क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच होगा, कोई भी वैल्यू यहां पर इसके बीच की होगी, तो आप अच्छे से जानते हो उसका इंटीग्रल जो होगा वो 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम RHL, क्योंकि क्वेश्चन ने इंटीग्रल पार्ट नहीं लिखा है, क्वेश्चन ने x लिखा है, इसका मतलब जो LHL होगा वो 0 माइनस h कंसीडर होगा, जो RHL होगा वो 0 प्लस h कंसीडर होगा। 0 प्लस h आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में है, और अगर इस सेगमेंट में है तो RHL के लिए उसकी वैल्यू tan 1 आएगी, जो कि हम यहां देख रहे हैं कि RHL की वैल्यू tan 1 है। और इसी तरह जब हम LHL की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि यहां 0 माइनस h रखना है। अच्छा, अगर हम 0 माइनस h रखते हैं, अब इसको दोबारा एक बार ऐसे देखते हैं, इसका मतलब ये 0 माइनस h है। जब ये 0 माइनस h है, h टेंडिंग टू 0 के लिए इसका इंटीग्रल पार्ट आप जानते हो कि लेफ्ट हैंड पे आने वाला पहला इंटीजर -1 है, यानी इस स्थिति में इसका इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू -1 है, यानी वो 0 नहीं है। 0 नहीं है तो LHL के लिए मेरे द्वारा लिए जाने वाला फंक्शन ये होगा। ओके, दोबारा सोचते हैं कि अगर हम ये फंक्शन लेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 और इसकी, कोई बात नहीं, अब हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 पहले ही से निकाल लेते हैं। x की जगह LHL यूज कर रहे हैं 0 माइनस h, हमने यहाँ 0 माइनस h रखा, यानी ये हो गया। x टेंडिंग टू 0 के लिए जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो अंडरस्टूड है कि 2 माइनस, इसका मतलब उसका इंटीग्रल पार्ट 1 आया। LHL पे फंक्शन ये लेना था क्योंकि नॉट 0 के लिए यही ले रहे थे। देन 10, इसका मान हम निकाल चुके हैं, इसका मान हम निकाल चुके हैं, tan 1 अपॉन 1, इसका मतलब LHL इज tan 1। अब RHL के लिए हम लेते हैं x की जगह 0 प्लस h, इसका मतलब 0 प्लस h, मैं वो बात पहले भी बता चुका हूं, दोबारा लिख रहा हूं। 0 प्लस h का इंटीग्रल पार्ट 0, और अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 है तो हमसे क्वेश्चन कहता है कि आपको tan 1 लेना है, यानी RHL के लिए जो वैल्यू आ रही है वो tan 1 है। LHL क्या था? tan 1, RHL क्या है? tan 1। इसका मतलब दोनों आपस में सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ऐसी स्थिति में जो उनका मान होता है वही उसका आंसर होता है। दैट मीन्स आंसर इज tan 1। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन 1987 का है। क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट
और हमें जो कैलकुलेशन लाना है वो फंक्शन है x टू द पावर 4 साइन 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x का होल क्यूब। देखो इस क्वेश्चन में 3-4 चीजें जो दिख रही हैं हमें सब पर बात करनी है। सबसे पहले मॉड ऑफ x, इसका मतलब अगर हम एक एक पार्ट पर बात करें तो क्वेश्चन ने मेरे से कहा है कि x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, यानी x माइनस इनफाइनाइट की ओर जाता है। ठीक, हम ये बात जानते हैं कि मॉड ऑफ x में अगर मॉड के अंदर के संख्याएं यानी x पॉजिटिव है तब मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलता है, यानी ये x हो जाएगा। और अगर अंदर के सारे नंबर नेगेटिव हैं तो ये मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू जब डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसका मतलब जो क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट हमने किया वो हमने मॉड यूज कर दिया, यानी सॉल्यूशन की पहली स्टेप x टू द पावर 4 साइन 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां जब हम लोगों ने इस पे क्यूब देखा हमने माइनस एक्स लिखा और क्यूब देखा तो हमें मालूम है कि माइनस रहेगा। इसका मतलब क्वेश्चन इस तरह से चेंज हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट के लिए। पार्ट 2, जब भी हम किसी क्वेश्चन को अगर एक फंक्शन px अपॉन qx है और x टेंडिंग टू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट है, तब हम अच्छे से जानते हैं कि ऐसे में क्वेश्चन को हमेशा उसकी सबसे बड़ी पावर x की उसको 1 बाई बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन में आपको पता है कि उसका मान 0 होगा। थोड़ा सा और सोचते हैं, अगर 1 बाई एक्स है तो यानी ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, और अगर ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है तो जैसे x टेंडिंग टू इनफाइनाइट जाता है तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स की वैल्यू या y की वैल्यू टेंडिंग टू 0 और नीचे घटते घटते 0 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 बाई एक्स x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट है, x माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी जब वो माइनस इनफाइनाइट आएगी तो y का मान अप्रॉक्सीमेट 0 होगा, और 0 में नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं। इसका मतलब ये वैल्यू भी हम 0 काउंट करेंगे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले साइन 1 बाई एक्स था, यानी एक अभी पार्ट और क्वेश्चन में छिपा है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेंडिंग टू 0 हो तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब थीटा की जगह अगर मैं यहां 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स लिख दूं और x टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दूं तो ऑब्वियस है कि आप 1 बाई एक्स को थीटा मान लीजिए, तो अगर वो इनफाइनाइट है तो थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और जब भी कोई चीज टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो उसमें एलएचएल आरएचएल का चक्कर तो बचे ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट प्लस और इनफाइनाइट माइनस से कुछ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, यानी ये 1 हो गई। यानी यहां से इतने पार्ट से मैंने क्वेश्चन को पकड़ा कि पहले तो एक x इसके अपॉन में चाहिए, ठीक, x की पावर 4 वाले इस पार्ट से मैंने इसको लिखा 1 बाई एक्स, तो इसका मतलब यहां बचा x क्यूब, क्योंकि ऊपर आके यही x की पावर 4 बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम जानते थे कि x की सबसे बड़ी पावर कॉमन ले लेते थे। सबसे बड़ी पावर x की x क्यूब है, यानी वो हमने कॉमन ले लिया, तो यहां वो हो गया 1 बाई एक्स। वही सबसे बड़ी पावर नीचे से कॉमन लेते थे। इसका मतलब डिनोमिनेटर से जब x की सबसे बड़ी पावर कॉमन ली तो वो भी x क्यूब थी। ये हो गया 1 बाई एक्स क्यूब और यहां -1।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन में खत्म हो गया। हमें पता है कि ये वैल्यू कितनी हो गई 1, और 1/x के लिए माइनस इनफाइनाइट टेंडिंग भी 0 होगा, तो फिर ये भी 0 होगा, और ये रहा -1। इसका मतलब द लिमिट ऑफ द क्वेश्चन इज -1। यानी ये क्वेश्चन कई पार्ट में था, इसलिए ये ऐसा हुआ। अब एक क्वेश्चन इसी का बी पार्ट देखते हैं। जब हम लोग बी क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैं बार बार आपसे इस बात को इसलिए बोल देता हूं कि ये बी क्वेश्चन वो नहीं है जो आया था। ये एक वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हम लोग बनाते हैं ये सोच करके कि अगर आज पूछा जाएगा तो कैसे होगा। फिर कॉन्सेप्ट पूरा वही है, मॉड लगा है, माइनस इनफाइनाइट पे टेंड कर रहा है। इसका मतलब मैं इस बार डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप ए पार्ट से वो सब चीजें सीख सकें। इसका मतलब द फर्स्ट स्टेप इज x⁴ 7 tan 1/x अपॉन 1/x। ऐसा क्यों किया ए पार्ट में आप देख लीजिएगा पहले ओरिजिनल क्वेश्चन में। और यहां x पूरे के अपॉन में मॉड ऑफ x माइनस इनफाइनाइट का है, इसका मतलब ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। पावर ऑड है यानी माइनस रहेगा, तो 2 -3x⁴ यहां भी ऑड है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x⁵ प्लस cos x। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब अब हम जानते हैं वही px/qx वाला कॉन्सेप्ट। इसका मतलब जो सबसे बड़ी पावर है वो कॉमन ले लो। सबसे बड़ी पावर x⁴ यहां भी, x⁴ यहां भी कॉमन ले ली, कैंसल हो गई। क्वेश्चन रह गया tan 1/x अपॉन 1/x, जबकि ये कितना हो गया, ये हो गया 1/x⁶ पूरे के अपॉन में 2/x⁴ -3 प्लस 1/x² प्लस cos x अपॉन x⁴ लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। हम ये जानते हैं कि अगर ये माइनस इनफाइनाइट है, ये tan θ अपॉन θ का कॉन्सेप्ट आ गया। इसका मतलब ये सॉल्व होकर के 1 आना है, अपॉन के कारण ये 0, जबकि ये अपॉन के कारण 0, माइनस का 3, ये भी 0। अब एक प्रॉब्लम ये फंसती है, हम लोगों ने ये शुरू से पढ़ा है कि cos x, अगर एक x बहुत बड़ी संख्या है या बहुत छोटी भी संख्या है, तब भी इन दोनों ही पोजीशन में जो मान होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, और -1 से 1 के बीच के सारे मान फाइनाइट होते हैं। इसका मतलब जब मैं इस बात को ये कहूंगा तो एक फाइनाइट संख्या मुझे ऊपर मिल रही है। अपॉन में किसी फाइनाइट नंबर के अपॉन में अगर इनफाइनाइट हो तो हम अच्छे से जानते हैं कि यानी ये 0 हो गया, और अगर ये 0 हो गया तो ये चीज यहां पर भी 0 हो जाती है, और अगर 0 हो जाती है तो दैट मीन्स अब जो लिमिट आता है वो माइनस का 1/3 है। क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है उसी तरह से। अब देखते हैं अगले साल के नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1989 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। इसका मतलब पहली लाइन ये कह रही है कि एक सर्कल है r रेडियस का, और उसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो इंस्क्राइब्ड है। इनसाइड और इंस्क्राइब्ड का जो अंतर होता है पहले वो समझ लें। इनसाइड का मतलब अंदर होता है, अंदर का मतलब कहीं भी होगा, लेकिन जब वो कहता है इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब उस सर्कल के जो वर्टिसेस हैं, उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल की सरकमफेरेंस पर होंगे। आगे क्या कहता है, इफ
ए बी इज इक्वल ए सी, यानी जो दो साइड आइसोसेलेस तो उसने पहले ही कहा है, तो वो जो दो साइड इक्वल है ट्रायंगल के वो ए बी और ए सी, एंड एच इज एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। इसका मतलब वो जो इक्वल साइड्स है वो वर्टेक्स ए है और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है जो एल्टीट्यूड है जिसकी लेंथ हो गई एच। आगे कहता है P इज पेरीमीटर एंड A इज एरिया, देन इवेल्युएट लिमिट H टेंडिंग टू 0 A अपॉन पी क्यू। अब जरा ध्यान दो, आगे उसने एक लाइन और हमारी हेल्प के लिए दे दी कि P उसने कैलकुलेट हमसे अगर ना भी कहता तो मैं कैलकुलेट करना पड़ता, पर क्वेश्चन में ये हेल्प कर दी गई थी कि जहां पेरीमीटर की वैल्यू 2 ब्रैकेट में √2HR माइनस एच स्क्वायर प्लस √2HR है, P हम यहां डायरेक्ट रख सकते हैं, क्यूब भी कर देंगे, पर अभी प्रॉब्लम किस में फंसी है? A में। A क्या है? उस ट्रायंगल का एरिया। इसका मतलब जो मेरी पहली कैलकुलेशन आनी है, पहले A तो कैलकुलेट किया जाए, और A कैलकुलेट करने के लिए मेरे से कहता है कि एक सर्कल है, वर्टेक्स A ये B और ये C। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये इक्वल वर्टेक्स है और A से एक परपेंडिकुलर हम BC पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं जो किसी भी पॉइंट D पर गिरता है। आगे कहता है एरिया बताओ। हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला किसी ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट हो जाता है, जबकि हाइट यानी H हमको ऑलरेडी गिवन है। अब जो BC है हम जानते हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो हमेशा मिड पॉइंट पर गिरता है, तो अगर ये D मिड पॉइंट है तो BD और DC आपस में सेम है। इसका मतलब BC को हम 2 टाइम्स BD कह सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो हमारा मेन कैलकुलेशन अभी फिलहाल BD पर डिपेंड है। ये उस सर्कल का सेंटर है। अब अगर सेंटर से सर्कल की सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो रेडियस है, और रेडियस गिवन है कि रेडियस R है। हम जानते हैं कि ये दूरी अगर H है तो यार इसका नाम O कर देते हैं, तो हमें पता है कि ये दूरी भी R होगी, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है पूरी H में से R को सब्ट्रैक्ट करके H माइनस R हो जाती है, दिख रही होगी। क्या ये जो ट्रायंगल OBD है एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल होने के कारण हम लोग इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं तो हम जानते हैं कि जो BD स्क्वायर होगा वो इसका हाइपोटेन्यूज यानी R स्क्वायर माइनस H माइनस R के होल स्क्वायर की इक्वल होगा। और सॉल्व कर देते हैं, चाहे इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फैक्टर से सॉल्व कर दें, चाहे खोल करके सॉल्व कर दें, जो आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कीजिए। प्लस 2HR ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो BD की वैल्यू आई रूट लेने पर, लेंथ है नेगेटिव साइन तो लेना नहीं है, वो आ जाता है √2HR माइनस H स्क्वायर। और जब हम ये BD यहां रख देते हैं तो जो एरिया की वैल्यू आती है वो होती H इंटू √2HR माइनस H स्क्वायर। यहां हम लोगों ने अभी A कैलकुलेट किया, मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पर उतना मार्जिन नहीं है, इसलिए हमारा टारगेट था कि सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लें और फिर उसके बाद क्वेश्चन पर वापस जाएं। आप लोगों ने यहाँ सारी चीजें एक बार अच्छे से देख लीजिए कि ये ट्रायंगल बनाया जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्कल के इंस्क्राइब्ड है, यानी तीनों वर्टिसेस उस पर सरकमफेरेंस पर है। एल्टीट्यूड H दिया गया था, रेडियस R दी गई थी, यानी H अगर ये है तो R इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, H माइनस R बचा। पाइथागोरस थ्योरम से हमने BD निकाला, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट से हमने कैलकुलेट किया और ये आ गया। अब आगे क्वेश्चन अभी जो कह रहा है, अब यहां क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। वो कह रहा है कि लिमिट H टेंडिंग टू 0 A अपॉन P क्यूब सॉल्व करना है। यार A की वैल्यू है H √2HR माइनस H स्क्वायर अपॉन, और अपॉन में P क्यूब,
इसका मतलब जब इसका क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब हो गया 8 और बाकी सेगमेंट को लिख देते हैं अभी फिलहाल 2HR माइनस एच स्क्वायर प्लस रूट 2HR का होल क्यूब, जबकि क्वेश्चन ने कह रखा है h टेंडिंग टू 0। अगर क्वेश्चन टेंडिंग टू इनफाइनाइट बोलता है तो जिस लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम सॉल्व करते हैं उसको बटे में बनाते हैं, लेकिन अगर टेंडिंग टू 0 बोल रहा होता है तो हम लोग जहां वो h साथ में होता है उसको कॉमन लेके खत्म करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब हुआ h यहां भी है और h यहां भी है। अगर ये h बाहर लेंगे तो ये रूट साइन के साथ बाहर आएगा, और यार अगर रूट साइन के साथ बाहर आएगा तो h अंडर रूट h ये बनेगा, यानी ये पावर हाफ हो गया, बेस इक्वल, दैट मीन्स जो बाहर आएगा वो होगा h की पावर 3/2 और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा 2r माइनस का h, क्योंकि एक ही h तो निकाला है, अपॉन, जब यहां देखते हैं तो 8 तो ये था ही, इस ब्रैकेट से h यहां भी h यहां भी, यानी बाहर अंडर रूट h आया, ये भी अंडर रूट h, और अंडर रूट h पर अगर बाहर निकालेंगे तो इस पावर को मिलाकर के बाहर निकलेगा रूट h की पावर 3, और रूट h की पावर 3 का मतलब अगेन इट इज h टू द पावर 3/2। तब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाता है, रूट h निकल गया, 2r माइनस h क्योंकि एक h जा चुका है, प्लस h निकल गया, रूट 2r, और इस पूरे का क्यूब है, जबकि h टेंडिंग टू 0 है। ये 0 टेंडिंग है, इसका मतलब ये काटा जा सकता है, और जब मैं इसको काट देता हूं, अब मुझे इसकी कोई जरूरत यहां पर नहीं है इसलिए मैं ये पार्ट रब कर रहा हूं, बिगाड़ रहा हूं, h की जगह मैंने टेंडिंग टू 0, यानी ये नेग्लेक्ट हो गया। और यार अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो हमें ऊपर क्या मिल रहा है, अंडर रूट 2r, नीचे 8 तो ये बाहर है ही, ये नेग्लेक्ट हो गया, यानी रूट 2r प्लस रूट 2r, रूट 2r प्लस रूट 2r, इसका मतलब इट इज 2 अंडर रूट 2r और इस पूरे का होल क्यूब। यार अगर इसका क्यूब करेंगे तो पहले 2 का क्यूब, इसका माने ये लाइन आ जाती है रूट 2r अपॉन 8, 2 का क्यूब 8, रूट 2r का क्यूब यानी 2r और रूट 2r, क्यों, पावर 3 है ना, तो स्क्वायर ने इसके पहले रूट हटा दिया और एक हमारा बचा रहा, इससे ये और ये हो गए कैंसिल, ये कितना हो गया, ये 64, 128, इसका मतलब ये आ गया 1/128r। तो दैट मीन्स अगर मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू a/p³ h टेंडिंग टू 0 का मान सॉल्व कर रहे हैं तो वो आता है 1/128r। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था लेकिन लैंग्वेज बड़ी थी, बस इतना था। यानी क्या कह रहा था एक बार फिर से सुन लीजिए, एक सर्कल, उसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, यानी जो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पर है, उसका पेरीमीटर, उसके एल्टीट्यूड h दे दिया, रेडियस r दे दी। पेरीमीटर इसलिए उसने दे दिया ताकि हम अपना टाइम बचा सके, लेकिन कभी कभी वो नहीं भी दे तो मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पेरीमीटर उसने क्वेश्चन में कहा कि इसको सॉल्व कीजिए और h टेंडिंग टू 0 के लिए इसको लिमिट में बदल दीजिए। सिंपल क्वेश्चन था, p/q में बनाना था, टेंडिंग टू 0 इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब इसका एक बी पार्ट, ये वैसा ही बी क्वेश्चन है, ये आया नहीं है लेकिन अभी जैसा आया था हम लोगों ने इमेजिन किया कि अगर ऐसा बनता तो क्वेश्चन क्या होता। ए स्मॉल ए इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी एक, फिर वही कहता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्वल साइड्स जो है उसकी लेंथ दे रखी है जो कि ए है, एंड के इज एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ इक्वल साइड्स, यानी इक्वल साइड का जो वर्टेक्स है उससे डाला हुआ एल्टीट्यूड h लेंथ का है, सॉरी k लेंथ का है। इफ a एंड p, कैपिटल P आर एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली, यानी उस ट्रायंगल में एरिया को कैपिटल A से और उसके पेरीमीटर को कैपिटल P से अगर डिनोट किया जाए तब कहता है लिमिट a टेंडिंग टू इनफाइनाइट a/p कितना होगा। तो अब यहां पर प्लीज एक बात को ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन की जरूरतें क्या क्या है। कहता है सबसे पहले तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक,
हम लोगों ने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, कोई इसका नाम रख देते हैं, उसने दिया नहीं था, हम लोगों ने कोई भी एक नाम ABC रख दिया। फिर उसने कहा कि उसकी दो इक्वल साइड्स है, मैंने कहा ये उसकी इक्वल साइड है, और इक्वल साइड की लेंथ उसने कहा A है, इसका माने अगर ये A है तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये भी A है। इक्वल साइड के वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता है, चलिए वो भी ड्रॉप कर देते हैं, एल्टीट्यूड आ गया, और इसकी लेंथ उसने कह रखी है H है। अब क्वेश्चन की डिमांड दो बातों की है, एक तो एरिया की और दूसरा पेरीमीटर की। अगर हम एरिया की बात करें तो हम जानते हैं इट इज हाफ बेस इंटू हाइट, बेस यानी BC, जिसको 2BD कह सकते थे, 2 कट गया, इसका मतलब हम इसको लिख सकते थे BD इंटू H। अब मेरी जरूरत क्वेश्चन में BD की है, इसका माने ये हुआ कि मैं अगर ट्रायंगल ABD पर ध्यान दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज A है और ये परपेंडिकुलर H है, तो मुझे बेस चाहिए। दैट मीन्स BD स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं A स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एरिया की वैल्यू आ गई H अंडर रूट A स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, यहां उसको उसने K से डिनोट किया हुआ है, इसका मतलब हम इसे K कह देते हैं, K और ये हो गया K। क्वेश्चन को दो चीजों की आवश्यकता थी, एक एरिया की जो हम निकाल चुके, और दूसरा P यानी अब पेरीमीटर की। आप अच्छे से जानते हो कि पेरीमीटर का मतलब हो गया AB प्लस BC प्लस CA। जहां AB और CA ये दोनों A हैं, इसका मतलब ये भी A और ये भी A, तो ये 2A हो गया। और ये जो BC है ये BD का ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स ऑफ BD, दैट मीन्स रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन ने मेरे से कह रखा है कि अगर A टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में A अपॉन P क्या होगा। हमें पता है A कितना है, K रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या आ जाता है यार, 2A प्लस 2 रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। जरा एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लीजिए कहीं कोई चीज गलत ना हो रही हो, क्योंकि ये जो BC है वो BD का ट्वाइस है, ये जो BD है वो ये है, इसका मतलब हम जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये सारी वैल्यू इस तरह से आ जाती है। अब हमें पता है कि उसने क्या कह रखा है, A जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, और अगर A टेंडिंग टू इन्फिनाइट है तो हम ये बात शुरू से जानते हैं कि ऐसे इन्फिनाइट वाले कॉन्सेप्ट में जो सबसे बड़ी पावर उसकी हो उसे कॉमन लेकर के बाकी जगह अपॉन में बना देते हैं। क्यों? ताकि वो जीरो हो जाए। हमने A स्क्वायर बाहर लिया, K A, इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस K स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और अपॉन में भी हमने A बाहर लिया, तो हो गया 2 प्लस 2 टाइम्स, और यहां हो जाता है 1 माइनस K स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब जैसे ही हम कहते हैं A टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी A से A कैंसल हो जाता है, इनफाइनाइट टेंड कर रहा है तो अपॉन में होने के कारण ये जीरो हो गया, यानी यहां बचा 1। अगर ये 1 बचा तो ऊपर रह गया K, जबकि नीचे ये 2 था प्लस, और ये अपॉन में जीरो हो गया, यानी 1 का रूट 1 हो गया, यानी ये भी 2 हो गया, तो दैट इज 1/4 ऑफ K। इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाता है। प्लीज कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन में जरूर चेक कर लीजिएगा
एक बार दोबारा से पूरा क्वेश्चन देखिए। क्या कहता है कि एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, ये उसकी इक्वल लेंथ है, ये एल्टीट्यूड के दिया हुआ है, ए एरिया है, पी पेरीमीटर है। यानी एरिया और पेरीमीटर पहले मैंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद ए अपॉन पी टेंडिंग टू इनफाइनाइट के लेकर लिमिट सॉल्व कीजिए। ए और पी के मान रख दिए, देख लीजिएगा कहीं कुछ गलती नहीं हो रही हो। मान रख दिए, मान रखने के बाद वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये वो कॉन्सेप्ट आ गया पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वाला। तो हमें पता है कि जब भी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो जो इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है उसको अपॉन में बना देते हैं, यानी ए स्क्वायर हमें यहाँ अपॉन में चाहिए तो हमने कॉमन ले लिया। अगर ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर ए आया, बाहर इससे भी ए आया, यहां से लिया, इस तरह से ये हो गया। अब जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई करी तो ये वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन, ये 91 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, अंडर रूट के अंदर है हाफ और ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस पूरे का डिनोमिनेटर है एक्स जबकि एक्स टेंडिंग टू 0। अक्सर जब इस तरह के क्वेश्चन हो, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया और फिर कह रहा हूं कि एक्चुअली जब भी हम एक्स स्क्वायर का रूट लेते हैं तो हम जल्दबाजी में एक्स लिख जाते हैं और एक्स लिख जाने से ही सारी गलतियां हो जाती हैं। जबकि आपको पता है, ये बात आपके टीचर्स ने श्योरली बताई होगी कि हमें मॉड एक्स लिखना होता है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव लेना है तो आपको पता है कि इस हिसाब से वो ऑलवेज मॉड एक्स होता है। चाहे आप इसका ग्राफ बना के देख लें, जैसे भी करना चाहें। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब जो रूट के अंदर का फॉर्मेट आ रहा है वो आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स। ये 1/2 को मैं अलग 1/√2 पहले ही लिख देता हूं और क्वेश्चन कह रहा है एक्स टेंडिंग टू 0। गलती यहां होती है, वो गलती ये होती है कि हम साइन स्क्वायर एक्स का रूट साइन एक्स लिख करके और एक्स टेंडिंग टू 0 के हिसाब से इसको 1 डाल देते हैं और आंसर कहते हैं 1/√2 जो साथ में लगा है। 4 ऑप्शन में ये दिखता भी है, हम आसानी से टिक करते हैं और घर आके कहते हैं कि क्वेश्चन सही करके आए। फिर जब मार्क्स नहीं मिलते तब ये कंफ्यूजन होता है गलती कहां हुई। गलती इस जगह हो जाती है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब जो बाहर आएगा वो मॉड फॉर्मेट में आएगा। हाँ, साइन की पावर 4x है तो आप सीधे साइन स्क्वायर एक्स बाहर कर सकते हो क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर स्क्वायर एक्स है तो जो आपका क्वेश्चन बाहर आएगा वो आएगा 1/√2 मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ये बात आप जानते हैं कि अगर कभी भी मॉड लग जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे कुछ स्पेशल फंक्शन, पीस वाइज जैसे फंक्शन हो जाते हैं और लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिर्फ और सिर्फ LHL और RHL से करते हैं। इसका मतलब पहले जब मैं क्वेश्चन को LHL के लिए कर रहा हूं टेंडिंग टू 0, यानी मुझे LHL करना है तो x की जगह मैं 0 के जस्ट पहले का नंबर इमेजिन करता हूं, वो 0 माइनस h हो गया। इसका मतलब मैं जब LHL में ये वैल्यू डालता हूं तो इट इज 1/√2 मॉड ऑफ साइन माइनस h अपॉन माइनस h जबकि h टेंडिंग टू 0। ये माइनस इसको मिल जाता है। मॉड जब ये पूरा सॉल्व करते हैं तो साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होगा, लेकिन मॉड लगा है तो साइन मॉड खत्म हो जाएगा। साइन h अपॉन h 1 होगा, इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी -1/√2। आपने कई बार कैलकुलेट की। अब जब आप RHL कैलकुलेट करते हो तो 0 के जस्ट बाद, इसका मतलब अब आप x की जगह 0 प्लस h रखते हो। जब आप 0 प्लस h रखते हो तो ये वैल्यू हो जाती 1/√2 मॉड ऑफ साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h जबकि h टेंडिंग टू 0। आपको पता है कि ये पॉजिटिव है और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्वाभाविक है साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 के लिए 1 हो जाएगा, यानी ये 1/√2 होगा। यानी मॉड के इस कारण से इसके जो LHL और RHL आए वो एग्जैक्ट नहीं थे, और अगर वो आपस में सेम नहीं थे तो
तो हमारा जो ऑप्शन उसमें चौथा ऑप्शन था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वो सही होगा। तो प्लीज ऐसे किसी भी क्वेश्चन पर इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, खास तौर पे अगर अंडर रूट का हो तो मॉड के साथ सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन, उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन, बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन का एक और अभी लिखूंगा उसी तरह का। ये बी क्वेश्चन है, हम लोगों ने देखा एक्सटेंडिंग टू जीरो का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ज्यादा कर दिया। अगर ये साइन एक्स है या टेन एक्स होता तो हमें मालूम है कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 हो जाता। यानी स्टेप फर्स्ट हम लोगों ने x कॉमन ले लिया, 1/2 बाहर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि कॉस स्क्वायर एक्स है लेकिन मॉड है, मतलब रूट है तो इसलिए मॉड कॉस एक्स। वो x जो तुमने कॉमन लिया था वो इससे कैंसिल हो गया और यहां हो चुका है साइन एक्स बाई एक्स माइनस एक्स, जबकि x टेंडिंग टू जीरो। मॉड के फंसने का मतलब ही हो गया कि इसका माने आपको LHL और RHL से सॉल्व करना है। आपने LHL लिया, इसका मतलब अगर आप LHL ले रहे हो तो x की जगह 0 प्लस h रख रहे हो। मैं थोड़ा डायरेक्टली भी करूंगा तो ये हाफ मॉड, यहां पर LHL ले रहे हो, सॉरी 0 माइनस h करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कॉस ऑफ माइनस h अपॉन, यार यहां पर चाहो तो ये यही खत्म कर सकते हो, चाहो तो रोक लो, तो ये साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h माइनस माइनस h, जबकि h टेंडिंग टू जीरो। आपको मालूम है कि cos जीरो डायरेक्ट वैल्यू होती है, यानी ये तो 1 हो ही गया। अगर माइनस बाहर निकल गया तो माइनस खत्म हो गया, यानी साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दैट्स वाई माइनस साइन थीटा के कारण माइनस कट गया, ये 1 आ गया। h टेंडिंग टू जीरो के कारण ये नेग्लेक्ट हो गया और LHL की वैल्यू आ गई 1/2। अब आप आ गए RHL पर। RHL यानी जीरो पर सॉल्व कर रहे हैं तो जीरो के जस्ट बाद का नंबर यानी 0 प्लस h, हाफ मॉड कॉस 0 प्लस h अपॉन साइन 0 प्लस h अपॉन h माइनस h, जबकि h टेंडिंग टू जीरो। यार फिर वही बात, कॉस जीरो की वैल्यू डायरेक्टली 1 होती है, कोई मतलब ही नहीं। साइन थीटा अपॉन थीटा ये 1 हो ही गया और ये नेग्लेक्ट हो गया, इसका मतलब एक बार फिर से ये वैल्यू आ जाती है 1/2। अब इस बार इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि अगर LHL और RHL दोनों ही आपस में इक्वल आ गए, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, इसका मतलब जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। और ये बात आपको पता है कि जो लिमिट, जो ये इक्वल मान आए हैं, यही इसका आंसर होता है। दैट मीन्स लिमिट इज 1/2। ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब एक और ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे, उसको देख लीजिए। हालांकि बी करना था, तीसरा क्वेश्चन है, हालांकि हम लोग केवल बी पार्ट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक फिर भी, क्योंकि वो दोनों ही क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मैंने उससे मिलता जुलता क्वेश्चन बनाया था, थोड़ा सा लग रहा था कि बहुत एग्जैक्टली सेम सा हो रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके किसी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन के बाद वो चीज अंडर रूट के अंदर स्क्वायर में आ रही हो। जैसे अब यहां पर ये 1 माइनस कॉस 2x है, और अगर ये 1 माइनस कॉस 2x है तो हमें पता है कि स्क्वायर नहीं है, कॉस 2x है, तो पहले हमारा जो टारगेट होगा वो अंदर के 1 को हटाना होगा। और ऐसी स्थिति में हम cos 2a का वो फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें 1 पॉजिटिव हो, तब ये कटेगा। और वो फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा अपॉन एक्स, जबकि एक्स टेंडिंग टू जीरो। आप ब्रैकेट खोलते हैं, 1 कैंसिल हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, इसका मतलब √2 बाहर आ जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स है, दैट मीन्स ये हो गया मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। और मॉड के आने का मतलब ही हो गया कि आपको LHL और RHL से करना होगा। डायरेक्टली करूंगा, LHL करेंगे तो माइनस बना रहेगा
इसका मतलब जो LHL की वैल्यू आएगी वो -√2 आएगी। जब आप RHL करेंगे तो 0 + h करेंगे, इसका मतलब sin θ/θ बन जाएगा, 1 हो जाएगा और ये वैल्यू √2 आ जाएगी। फिर वही बात, अगर LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढिए, आपकी बुक में होंगे, रेफरेंस बुक या जो भी आप जिसके जो असाइनमेंट्स होंगे, अंडर रूट के अंदर अगर ऐसे टर्म आते हैं, अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर है और वो वेरिएबल फॉर्मेट है तो बाहर मॉड के साथ निकलेगा। फिर आप डिसाइड कीजिए कि ये कैसे सॉल्व करना है। अब एक आखिरी बात मैं कह रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। हम लोगों ने इस वाले वीडियो में 91 तक के क्वेश्चन को कवर किया है और 91 में लिमिट के 2 क्वेश्चन आए थे, हम लोगों ने एक कवर किया है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आया था वो हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। मैं एक बार फिर कह दूं, हम लोग 79 से लेकर और 2020 तक लिमिट के जितने क्वेश्चन आए हैं अभी वो डिस्कस करें, और ऐसे मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सब चीजें समझ में आती हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लगातार मैं आपको इस तरह के सॉल्यूशन बना करके देता रहूंगा और ऐसे क्वेश्चन भी देता रहूंगा। साथ ही साथ मैं कुछ और ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा जो अलग अलग असाइनमेंट से हम लोग कलेक्ट करते हैं या हम बनाते हैं, हम उनको भी सॉल्व करके आपके साथ देंगे। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।